वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, केमिस्ट्री एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, लेकिन हमें बहुत टफ सब्जेक्ट लगता है। एक पिछली वीडियो में हमने क्या चैप्टर फर्स्ट जो था केमिस्ट्री का, 10th क्लास की केमिस्ट्री का, वो हमने शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों आज हम पढ़ाएंगे आपको कि जो केमिस्ट्री को शुरुआत यानी कि केमिस्ट्री शुरू करने से पहले जो हमें बेसिक चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि असल में केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र है क्या चीज़। केमिस्ट्री इसके अंतर्गत हम देखेंगे दोस्तों, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे मेन जो हमें टफ लगता है दोस्तों कि हमें कि किस तरह से हमें अगर H2O बना है, अगर H2O बना है तो इसके बनने के पीछे का प्रोसेस क्या है, कि किस किस से मिलकर बना है, और यहाँ पर H के दो अणु H2 क्यों आया और O का एक अणु O क्यों आया, या फिर अगर हम करें कि NaCl ही क्यों बना, Na2Cl क्यों नहीं बना, या Na2Cl क्यों नहीं बना। दोस्तों ये चीज़ें आज हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे कि इन्हों का नामांकरण कैसे किया जाता है, सोडियम क्लोराइड इसको क्यों बोला जाता है, या दोस्तों जैसे कि H2SO4 लिखा हुआ है तो ये H2SO4 क्यों बना, इसका नाम क्या है, इसका नाम किस तरह से इसका नामांकरण किया जाता है, उस चीज़ को हम पढ़ेंगे। और ये देखेंगे दोस्तों कि ये अगर NaCl है किस तरह से मिलकर बना है। दोस्तों जो आज बेसिक चीज़ें हैं केमिस्ट्री की, यानी कि जो हमें केमिस्ट्री शुरू करने से पहले हमें मालूम होनी चाहिए, वो सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और ये 1 से लेकर 20 तक के जो एलिमेंट है वो एक पहली वीडियो में हमने बता दिए हैं कि इनको किस तरह से याद करना है। दोस्तों इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कौन से तत्व में क्या उसकी परमाणु क्रमांक है, क्या उसका क्या है, ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए केमिस्ट्री जो रसायन शास्त्र है उसकी परिभाषा क्या है। दोस्तों हमें कुछ भी रटना नहीं है, हमें क्या देखना है, देखो विज्ञान की वह शाखा जहाँ पर हम किसी भी पदार्थ का संगठन या संरचना का अध्ययन करते हैं, संगठन या संरचना। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ में अगर मार्कर है तो ये किस तरह से बना हुआ है, ये तो इसका भौतिक रूप हो गया कि मार्कर है। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर अगर हम एलिमेंट देखें तो ये क्या चीज़ है, ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक से कैसे मिलकर बना है, ये इसमें क्या क्या चीज़, क्या क्या तत्वों का यूज़ हुआ है, तो इस चीज़ को संगठन या संरचना का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। या फिर दूसरी हम क्या डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं कि पदार्थ के आपसी सहयोग से बनने वाले नए पदार्थ। अगर पदार्थ हैं हमारे पास, कोई भी पदार्थ हुआ और पदार्थ को हम मिलाकर कोई नई संरचना बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, नई संरचना बनाते हैं तो पदार्थ के नए गुणों, नए पदार्थ के गुणों, संरचना आदि के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन जो करता है, जिस शाखा के अंदर हम उसका अध्ययन करेंगे, वो सब क्या है, हमारी केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र है, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, इसमें देखिए बार बार क्या आ रहा है कि पदार्थ का संगठन, यानी कि क्या होना चाहिए, पदार्थ का संगठन। यहाँ भी आपको क्या बताया गया, नए पदार्थ, ठीक है, पदार्थ के आपसी सहयोग से। तो सबसे पहले यानी कि अब हमें इसमें क्या पता चला कि केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। तो दोस्तों पदार्थ जो है, पदार्थ सबसे पहले केमिस्ट्री में हमें मालूम होना चाहिए पदार्थ क्या है। पदार्थ वो चीज़ है दोस्तों जो क्या करे आपका, जिसमें भार हो, वजन हो, ठीक है, जो स्थान घेरे, जो रुकावट पैदा करे, ठीक है, जिसमें क्या हो, रुकावट का मतलब जड़त्व का गुण हो। तो पदार्थ से क्या मतलब पता चला आपको, पदार्थ जैसे कि मैं हूँ, मेरे अंदर वजन है, मैं जगह भी घेर रहा हूँ, मुझ में जड़त्व का भी गुण है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब क्या हुआ, ये आपको क्या हुआ, ये पदार्थ के कुछ गुण हुए, पदार्थ वही चीज़ कहलाएगी। अब अगर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूँ क्या हवा पदार्थ है, अगर मैं आपसे पूछूं हवा क्या पदार्थ है, तो हाँ दोस्तों हवा भी क्या है, पदार्थ है। क्यों पदार्थ है दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि गैस सिलेंडर होता है, उसके अंदर आप जब बहुत सारी गैस भर देते हैं तो उसका वजन हो जाता है, आपसे गैस सिलेंडर उठता भी नहीं है। तो यानी कि क्या वजन होता है उसमें भी, वो भी रुकावट पैदा करती है, ठीक है दोस्तों। तो हवा भी क्या है, आपका पदार्थ है। तो अगर पदार्थ की बात करें अवस्था के आधार पर, तो अवस्था के आधार पर 3 भाग से बांटा गया था, इसको बांटा गया है पदार्थ को, कैसे, ठोस, द्रव, गैस। ये आपको पता है क्या, पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो ठोस आपको पता है, ठोस क्या होता है, इसका आयतन और आकृति निश्चित होती है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता है, बस आपके संज्ञान में होनी जरूरी है। आपको केमिस्ट्री शुरू करने से पहले ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए। वैसे हमने चैप्टर 1 की शुरुआत पहले कर दी है, पार्ट 1 के पहले लेक्चर दे दिया गया है। दूसरा हम इस वीडियो के बारे में सब महत्वपूर्ण जानकारी देने के बाद में दूसरा लेक्चर डालेंगे। तो ठोस आयतन आकृति निश्चित होती है, द्रव ऐसा होता है इसकी आयतन क्या निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर आपने पानी लिया तो पानी को अगर बोतल में डाल दिया तो बोतल की शेप ले ली, उसको अगर क्या किस चीज़ में डाल दिया आपने, कोई मटके जैसी कोई आकृति उसमें डाल दिया तो उसकी शेप ले लेता है। और गैस क्या होता है दोस्तों, गैस की ना ही आयतन निश्चित होता है और ना ही क्या होता है उसका
आकृति निश्चित होती है। आगे जब हम पढ़ेंगे, आगे जब बहुत सारी थ्योरी पढ़ते जाएंगे तो दो तरीके की क्या पदार्थ की संरचना बताएगी, जैसे प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कण के नाम से भी जाना जाता है, वो आगे की बात है। तो ये बात होगी आपकी अवस्था के आधार पर। अगर हम बात करें पदार्थ की तो एक होता है आपका शुद्ध पदार्थ। क्या होता है आपका? शुद्ध पदार्थ, ठीक है। और एक होता है अशुद्ध। क्या? एक शुद्ध हो गया, एक हो गया आपका क्या? अशुद्ध, ठीक है दोस्तों। तो ये पदार्थ की क्या है, दो अवस्थाएं होती है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो शुद्ध क्या होता है दोस्तों? शुद्ध के भी कितने बाल बच्चे बता दिए गए? शुद्ध के भी 2 बाल बच्चे बता दिए गए, जिसमें हो गया एक हो गया तत्व आपके, एक हो गया क्या आपका? यौगिक। क्या हो गया आपका? यौगिक हो गया। तो अगर हम बात करें तत्व, तत्व क्या होते हैं दोस्तों? ये आपके क्या है? ये आपके तत्व हैं। तत्व का मतलब क्या? एक जैसे परमाणुओं से मिलकर जो बनते हैं वो आपके तत्व होते हैं। आपको पता होना चाहिए। इनकी डेफिनेशन भी आपके क्या याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 1-2 बार वीडियो ही देखेंगे तो आपके दिमाग में क्या वो बैठ जाएगी कि तत्व क्या है, जो एक जैसे यौगिक, एक जैसे तत्व क्या एक जैसे परमाणु से मिलकर बनेंगे वो तत्व हो गए। अगर इन निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाएंगे तो वो यौगिक बनेगा। अब इससे भी आगे अगर हम अशुद्ध की बात करें तो अशुद्ध बस क्या होता है? एक तरीके होता है जिसे बोलते हैं मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण, ठीक है। इसका एक ही बच्चा है, इसको बोलते हैं मिश्रण। अगर तत्व की आगे बात करें हम दोस्तों तो तत्व को 3 प्रकार से बांट दिया गया आगे। ये आपको बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, ये आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री पढ़ने से पहले। इस वजह से ये क्लास लाई गई है कि जो भी आपके बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, या जो भी आपकी ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं दोस्तों जो हमेशा आपके दिमाग में रहती है कि किस तरह से उसका नाम बोला गया तत्व का, H2O किस तरह से बना, NaCl किस तरह से बना, तो वो क्या आपको बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी वजह से ये क्लास क्या है बनाई गई है, ये क्लास आपको पढ़ाई जा रही है, ठीक है, जो सबकी आपकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाए। तो तत्व को क्या? धातु, धातु, अधातु और उपधातु। उपधातु, तो इसके कितने बालक बच्चे हो गए दोस्तों? तत्व के 3 प्रकार से तत्वों को बांट दिया गया, धातु, अधातु और उपधातु के अंतर्गत। अगर यौगिक की बात करें तो यौगिक होता है आपका सहसंयोजक यौगिक, एक होता है आयनिक यौगिक। तो यौगिक को कितनी बार बांट दिया गया? 2 प्रकार से। ऐसी मिश्रण होता है आपका समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। ये बस बेसिक चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही आपके दिमाग में सेट रह जाएंगी। क्या? समांग मिश्रण, और एक होता है आपका विषमांग मिश्रण, विषमांग, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो असल में जो हमारा मेन मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो ये है दोस्तों कि तत्व से किस प्रकार से यौगिक बनता है, तत्व से किस प्रकार यौगिक बना। कोई भी हमारा तत्व है, ये क्या है हमारे? ये तत्व है। एक अब देखिए आपको क्या होना चाहिए, 1 से 20 तक के तत्व आपको याद होने चाहिए। पिछली वीडियो मैंने बता दिया, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि किस तरह से इनको याद करना है। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ एक लाइन में बताई गई है। कौन सी? है ही, ली, बेबे, कैन है, ओफे, नीनामा, गलसी, पस्कल, अर, काका। एक लाइन में आप क्या कर सकते हैं, इसे लेकर 20 तक के एलिमेंट याद कर सकते हैं, वीडियो देख लें। तो ये तत्व है, तत्व से यौगिक को बनना। इस यौगिक का बनना किस तरह से तत्व से यौगिक बनेगा, ये मेन वीडियो का मकसद यही है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका तत्व हो गया, ये भी आपका तत्व हो गया। क्या तत्व है? एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, और इससे H2O किस तरह से बन गया? ये क्या बन गया? यौगिक बन गया। ये आपके अभिकारक वो क्या है? ये आपके अभिकारक, ये आपके उत्पाद हो गए। तो यानी कि इन तत्वों से ये H2O यौगिक किस तरह से बना, वो ही हम आपको आज का इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, मैं अब रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आगे अगर हम देखते हैं दोस्तों, ये बात होगी किस चीज़ की? ये हमने आपको बता दिया, क्या बताया कि पदार्थ, और पदार्थ के बारे में बता दिया कि पदार्थ किस किस तरह से बटा हुआ है। अगर आगे हम देखेंगे, अगर मैं बात करूं आपसे कि जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से हमें क्या इनका परमाणु क्रमांक का पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक, अगर 1 2 3 4 5 1 से लेकर 20 तक ये परमाणु क्रमांक होता है। इसका क्या? परमाणु क्रमांक, ये क्या इनके परमाणु क्रमांक है। अगर हम बात करें दोस्तों किसकी? Na की। किसकी बात करें? Na। सोडियम होता है दोस्तों, सोडियम क्या होता है? सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। 11 है। अगर आपके ऐसे आपको याद करना पड़ेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैंने है ही, ली, बे वाली बताई थी, गिनो। क्या है? ही, ली, बे, कै, न, ओ, फे, नी, ना होता है ना सोडियम ना। तो 5 और 5 10 और 11, 11वें नंबर पर आया तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 11 हो गया। अब दोस्तों देखिए, सबसे मेन बात क्या होती है? सबसे मेन बात क्या कि तत्व है, ये क्या है आपका? तत्व है।
तत्व, तत्व यानी कि परमाणु। तो तत्व की क्या थी, परमाणु की क्या डेफिनेशन थी, पिछली पुरानी धारणाएं क्या थी कि परमाणु एक ऐसी चीज है दोस्तों कि उससे छोटा कोई भी क्या तत्व नहीं हो सकता है, उसके और भी खंड नहीं किए जा सकते। किसके, परमाणु के, कि सबसे छोटा जो आपका अंश है वो क्या है, आपका परमाणु होता है, इससे छोटा कुछ भी नहीं होता। लेकिन हमारे रदरफोर्ड ने क्या देखा, परमाणु को क्या माना गया, सबसे छोटा माना गया कि परमाणु से छोटी कोई भी और आकृति या कोई भी अंश नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर ये प्लास्टिक है तो इसका सबसे छोटा अंश जो होगा, परमाणु होगा, वो प्लास्टिक ही होगा। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या देखा दोस्तों, जब रदरफोर्ड ने नाभिक की रचना क्या करी, नाभिक की खोज करी रदरफोर्ड, आप क्या ध्यान चाहिए, रदरफोर्ड ने क्या करी, रदरफोर्ड ने किसकी, नाभिक की खोज की थी। तो नाभिक की खोज की तो उसमें पता चला दोस्तों, नाभिक को उन्होंने देखा, तो इन्होंने तो नाभिक की खोज की। अगर हमने देखा फिर आगे क्या खोज हुई कि देखा गया कि जो होता है नाभिक की गोलाकार रचना होती है। आगे जो और वैज्ञानिक है उन्होंने देखा कि नाभिक के अंतर्गत क्या पाएंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाएंगे। इन्होंने तो बस किसकी रचना की, रदरफोर्ड ने नाभिक की, परमाणु के नाभिक की रचना की। आगे जो और वैज्ञानिक आए, अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूटन की खोज किसने की, तो इसका एक लाइन है, इसको भी आप देखते चलें, ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट से क्या, अगर हम बात करें इसकी, जैसे फॉर एग्जांपल कि नाभिक है, नाभिक के अंतर्गत क्या पाएंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखा गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों उसके चारों तरफ क्या, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार पथ पर क्या चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें क्या, कक्षाएं बोला गया। इस तरह से चक्कर लगाते रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन है तो इन्हें कक्षा बोला गया। क्या बोला गया, कक्षा बोला गया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, ई से हो गया आपको इलेक्ट्रॉन, टी से हो गया थॉमसन, इसको जे थॉमसन बोलते हैं। ठीक है, पर यानी कि प्रोटॉन की खोज किसने करी, आपकी रदरफोर्ड ने। तो ये क्या, एक आप याद रख सकते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैंडविक। तो एक लाइन है, इसको भी आप याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किसने करी और नाभिक की खोज किसने करी, परमाणु के, वो आपकी रदरफोर्ड ने की। तो जब दोस्तों ये आपकी बात, तो आपको क्या पूरी पता चल गई। आगे देखते हैं आप, जो हमारा मेन मकसद है वो उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ क्या देखा गया दोस्तों कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ, नाभिक में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या गति करते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ गति करते रहते हैं तो अगर जैसे आपको ये देखा गया कि कोई भी एक परमाणु है, कोई भी, ये क्या सोडियम का परमाणु है, इसके कितने हैं, 11, इसमें क्या है आपके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, परमाणु क्रमांक कितना है, 11 परमाणु क्रमांक। अब देखिए परमाणु क्रमांक में और इलेक्ट्रॉनों में क्या वो है आपका, तो आपको क्या देखा गया कि जितने न्यूट्रॉन होंगे, परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक जो है वो बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, किसके, इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप समझ लेना। और ये देखा गया कि परमाणु क्रमांक जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, और ये भी देखा गया जो इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें इतने ही क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। तो क्या, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होते कितनी, न्यूट्रॉनों की संख्या की, न्यूट्रॉन्स की संख्या। ठीक है, अब आपको क्या पता चला कि जितने भी किसी चीज़ का, किसी तत्व का क्या परमाणु क्रमांक है, उसमें उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और उतने ही क्या उसमें न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब आपसे एक चीज़ और याद रखना है, इसके अंदर आपको क्या रखना है याद, कि इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और आपका जो प्रोटॉन है ये होता है आपका उदासीन, क्या, उदासीन, इस पर चार्ज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, ये अपनी कक्षा को स्टैब्लिश बनाने के लिए जो सोडियम है, अगर ये चाहता है क्या, इसकी कक्षा अगर स्टैब्लिश है यानी कि अगर टिका हुआ है, तो इसमें कितने, ये चाहेगा कि इसकी आउटर सेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कोई भी परमाणु ये चाहता है दोस्तों कि उसकी जो आउटर सेल है, सबसे बाहरी कक्षा है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसको पूर्ण करने के लिए वो क्या करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है दोस्तों, अब आपने ये चीज़ देख ली। अब अगर हम इसकी संरचना बनाएं, सोडियम की Na11 है, इसकी संरचना बनाई तो 2 सोडियम की अगर हम बनाएं तो ये 8 चाहेगा, कोई भी परमाणु ये चाहता है कि उसके आउटर सेल में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर 11 की अगर हम बात करें, 2, 8, 10 और 1, यानी कि सोडियम की जो आउटर सेल है उसमें कितना हुआ, पहली में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, उससे अगली वाली में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और उससे अगली वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है।
अब आती है हमारी मेन बात, जिसको बताने के लिए हमने इतनी सारी बातें की। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होगी, सोडियम की एक क्या होगी, सेल हमने बना दी, कक्षाएं हमने बना दी कि कौन कौन सी कक्षाएं हैं इसमें। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी परमाणु तत्व ये चाहता है कि उसकी जो आउटर सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जब भी वो अपने आप को स्टेबलिश मानता है, यानी कि अपने आप को स्थिर मानता है। लेकिन अगर हमने ये देखा कि दोस्तों इसके में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगली वाली में 8 आ गए और उससे आगे वाली में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये क्या करेगा दोस्तों, जब मेरे पास 7 रुपए की कमी है, फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को मजबूत आदमी जब मानूंगा जब मेरे पास में या तो 8 रुपए हो या फिर मेरे पास में क्या हो, मेरे पास में 8 रुपए होने चाहिए, मैं जब स्टैब्लिश मानूंगा। लेकिन मेरे पास कितने हैं बाहरी कक्षा में, अंदर की बात नहीं कर रहा मैं, बाहर की बात करूँ, बाहर मेरे पे कितने 8 होने चाहिए, लेकिन इसमें कितने हैं दोस्तों, 1 है। अब ये क्या करेगा दोस्तों, किसी से 7 रुपये उधार लेगा, क्या लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार लेगा, क्या लेगा, 7 लेने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं करूं कि मुझे 1 रुपया चाहिए, मेरे पास 1 रुपया, मुझे 7 रुपये चाहिए, क्या कोई दे देगा, नहीं देगा। वो क्या बोलेगा कि मेरे पास 7 रुपये हैं, तो मुझे ही 1 रुपया दे दे। तो क्या दोस्तों ये 7 नहीं ले पाता, लेकिन ये क्या कर देता, अपना 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। ठीक है, अब किस तरह से होता है, ये क्यों नहीं ले पाता 7 इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन कितने हैं, 11 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसने क्या करा, 7 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा, फॉर एग्जाम्पल इसने 1 ले लिया, क्या ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, एन तो रह गए 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 हो गए। अब इसका मतलब क्या, कोई भी अगर एक तत्व है वो अपने आप को किस तरह से स्थिर रखता है कि अगर देखिए इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 ही न्यूट्रॉन है, तो 11 इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 11 न्यूट्रॉन है तो 11 क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या इसका मतलब ये इस्टेब्लिश कितना है कि इसमें ये प्लस हैं और ये माइनस के हैं, तो 11 प्लस और 11 माइनस को खींच रहे हैं, 11 आदमी को खींचेंगे तो बिल्कुल बराबर सेम कंडीशन बनी रहेगी ना। तो इसी तरह से इस्टेब्लिश रहता है कि 11 इसमें क्या है, न्यूट्रॉन है, और 11 क्या इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इस्टेब्लिश बना हुआ है। अब जैसे इसमें गड़बड़ी शुरू हुई, इसने क्या किया, 11 तो न्यूट्रॉन रह गए, किसी से बाहर से ले लिया। अब 11 आदमी जो हैं, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 न्यूट्रॉन जो हैं वो 12 न्यूट्रॉन को खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम थ्रू चले कि 11 आदमी 12 आदमियों को खींच रहे हैं, तो क्या हुआ, बॉन्डिंग कमज़ोर होने लगी। चलो किसी तरह से खींच लिया 11 आदमी ने 12 आदमियों को, लेकिन इसको कितने की ज़रूरत है, 7 की ज़रूरत है। क्या कोई आप कह सकते हैं कि क्या 11 न्यूट्रॉन जो हैं वो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 18 हो जाएंगे। अगर ये 7 लेगा, तो 18 के 11 आदमी 18 आदमी को खींच पाएंगे, नहीं खींच पाएंगे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। तो ये क्या करता है दोस्तों, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्या दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद में इसकी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। इस तरह से क्या करता है, ये रिएक्शन करता है, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, अब संयोजकता, इसी चीज़ को क्या कह देते हैं हम, संयोजकता। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इलेक्ट्रॉन को या तो ग्रहण करे या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, तो उसको संयोजकता उसकी उतनी ही कहलाती है। देखिए क्या, न्यूट्रॉन कितने थे, इसमें 11 थे, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इसमें 10 हो गए, क्योंकि एक इसने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो अगर हम बात करें ये प्लस के होते हैं, ये माइनस के होते हैं, तो प्लस का 1 हो गया, तो प्लस का 1 क्या हुआ, इसकी यही संयोजकता हो गई, क्या हुई, संयोजकता। बस यही चीज़ आपको समझानी थी कि संयोजकता क्या चीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे मेन बात क्या कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसकी संयोजकता प्लस की होती है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा। क्या सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो प्लस की संयोजकता हुई, तो इसकी एक संयोजकता होगी प्लस की 1। अब जो ग्रहण करेगा उसकी संयोजकता होती है माइनस की। अगर हम ग्रहण करने वाले की बात करें तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम ग्रहण करने वाले की बात करें तो क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन की अगर हम बात करें तो आप क्या है ही बेबे से आप पता कर सकते हैं कि क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन है 17। तो परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 17। परमाणु क्रमांक 17 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17, न्यूट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, 17 है। तो अब बनाए क्लोरीन का, बनाए 17 है ना, 17 है इसमें, तो बनाए आउटर सेल में सबसे पहले कितने आगे इसके, ये नाभिक बना दिए, चलो हमने पहले हो गए 2, बनाए संरचना 2, 8 और 7, 2 और 8 10, पहली में 2 आ गए, उससे अगली वाली में 8 आ गए इलेक्ट्रॉन, उससे अगली वाली में कितना आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या चाहिए, 2 8 7 इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिस तरह से भी हम बना सकते हैं इसकी कक्षाएं। अब देखिए दोस्तों 7 आ गए, आउटर सेल में कितने आ गए, 7 आ गए। क्या अब ये क्या कर सकता है, क्या ये 7 किसी को दे दे,
क्या ये 7 किसी को दे सकता है या फिर 1 ले सकता है? 1 लेने में आसानी होगी इसको या 7 देने में आसानी होगी? तो दोस्तों इसको 1 लेने में आसानी होगी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, किसी से 1 ले लेगा और अपनी आउटर सेल क्या कर लेगा, ये मजबूत कर लेगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें कितने हैं न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें कितनी 17 और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, माइनस के प्लस के, तो माइनस के क्या इसकी संयोजकता क्लोरीन की कितनी आ गई? अगर हम यहाँ लिखें संयोजकता, संयोजकता, तो इसकी क्लोरीन की संयोजकता कितनी आएगी? माइनस की 1, संयोजकता कितनी की? माइनस की 1, और सोडियम की संयोजकता कितनी आई? ये आएगी प्लस की 1। ठीक है दोस्तों, अगर इसकी हम अब इस तरह से संयोजकता बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूं कि अगर ये 7 अपने इलेक्ट्रॉन दे किसी को, क्या दे दे? 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो अगर इसने 7 ही दे दिए तो इस पर तो 10 बचे। न्यूट्रॉन कितने हो गए इसके? 17, और इलेक्ट्रॉन कितने बचे इसके? इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 7 दे दे तो 10 बचे। क्या 17 आदमी 10 आदमियों को खींच लेंगे? नहीं दोस्तों, सबसे पहले क्या होगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16 हो गए। जब 1 दे दिया तो 16 हो गए। तो दोस्तों अब आप देखिए कि अगर कोई चीज़ है कि 17 आदमी 16 आदमियों को खींच रहे हैं तो उसका बॉन्ड मजबूत हो गया ना। तो यानी कि अगर अगला इलेक्ट्रॉन कोई तत्व लेने आएगा तो इसका क्या बॉन्ड बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो वो बहुत मुश्किल से उसको क्या देगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। चलो 1 दे दिया, अब अगर इसने क्या 2 3 दे दिए तो बचे 14। तो जब 17 आदमी 14 आदमियों को खींचेंगे तो उनके तो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। यानी कि अगर इसने 4 ले लिए, किसी तरीके से 4 ले भी लिए, तो इससे 5वां निकाला नहीं जाएगा। तो इससे अच्छा ये क्या होगा कि भैया इससे 7 लिए नहीं जा रहे, तो हम क्या इसका 1 दे दो, इसको 1 देने में फ़ायदा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि किस तरह से इनका क्या होता है, लेन देन होता है। किसने दे क्यों दिया? क्योंकि ये 7 ले नहीं सकता, और इसने 1 दे क्यों लिया? क्योंकि इससे 7 छूट नहीं सकते। क्यों नहीं छूट सकते? 1 छूट सकता है, 2 छूट सकता है, 3 दे सकता है ये। लेकिन दोस्तों जो अगर 3 भी दे दिए तो 17 आदमी 17 जो न्यूट्रॉन है वो 14 को खींचेंगे, तो इनकी बॉन्डिंग बहुत मजबूत हो गई, बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। तो अगले इलेक्ट्रॉन देने में उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वो हार मान के क्या करता है, तो इसको 1 दे देता है, और इसकी भी 1 क्या 8 बन जाती है। तो संयोजकता की बात समझ में आ गई। दोस्तों अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, ये रफ कर देता हूं। अब देखिए हम बात करते हैं किसकी? हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। अब मुझे बताइए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, यानी कि इसकी आउटर सेल में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन की आउटर सेल में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो बताइए मुझे। 1 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसकी संयोजकता हो गई 1। हाइड्रोजन की 1 संयोजकता होगी। हीलियम की अगर बात करें तो हीलियम के 2 है परमाणु क्रमांक, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका क्या हुआ, जब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये तो पूरी होगी कक्षा, 8 होने चाहिए पूरे, लेकिन क्या 2-8-8 का नियम है हमारा, 2-8-8 का नियम है, तो क्या 2 पूरी होगी आउटर सेल, तो इसकी संयोजकता होगी 0। लिथियम की बात करें, आई होप आपको समझ में आ गया हो कि संयोजकता किस तरह से निकालते हैं। लिथियम की अगर बात करें तो 3 है। तो पहली में क्या हो गया लिथियम की, पहली में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अगली में कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं दोस्तों, ये 1 दे देगा अपना। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है तो इसने क्या करा, इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। अब आपको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है वो होती है धातु। तो लिथियम क्या है, धातु। ये आपको याद रखना है, जो अपना इलेक्ट्रॉन देता है वो धातु होती हैं। क्या होती हैं, धातु। जैसे इसने सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया था ना, तो इसकी संयोजकता 1 होगी प्लस की, जो देता है उसकी प्लस की, जो लेता है उसकी माइनस की। ठीक है दोस्तों, अगर बेरिलियम की बात करें, बी की, पहले में आगे 2 फिर 2, क्योंकि 4 है ना, बी 4 है, तो 2 2, तो यानी कि क्या 2 दे सकता है, तो इसकी क्या होगी संयोजकता, 2 हो गई। बोरॉन की बात करें तो 2 3, तो 3 दे सकता है, तो 3 हो गई। अगर बात करें कार्बन की, कार्बन का स्पेशल केस है दोस्तों 2 और 4, पहली कक्षा में 2, अगली में क्या 4, तो क्या इसका स्पेशल केस है, इसको आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी संयोजकता 4 होती है कि 4 ले सकता है और 4 ही दे सकता है। अब आगे बात आ गई आपकी क्या, नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 और कितना 2 और 5, 5 है तो 7 होता है ना, 2 तो 5, यानी कि अब क्या ये 5 किसी को देगा थोड़ी, ज़्यादा नहीं देगा दोस्तों, ये कम ले लेगा। तो 5 ना देकर किसी से 3 उधार ले लेगा, तो क्या ले लेगा, 3 उधार ले लेगा। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, माइनस की 3, माइनस प्लस से हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते। ठीक है दोस्तों, तो इसकी संयोजकता इतनी होगी। अगर आप बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी संयोजकता, 2 हो जाएगी, क्योंकि 8 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है ना, तो 2 और 6, 6 और 2 8 हो गए ना। अब इसको क्या आउटर सेल में 6 हैं, पहली वाली में कितना आ गया 2,
उससे आगे वाली में कितना आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो पूरी करने के लिए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो ये 2 किसी से क्या ले लेगा, तो इसकी संयोजकता 2 होगी। माइनस प्लस से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर लेगा तो माइनस की, देगा तो प्लस की। तो इसकी भी निकल गई। एफ की अगर बात करें हम, 9 है, ठीक है। एफ कितना है, 9, एफ 9 है। तो 2 और कितना हो जाएगा, 7 है। 2 9, 1 की जरूरत पड़ेगी, तो इसकी संयोजकता 1 होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्या हम संयोजकता बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको इस संयोजकता खुद निकालनी है। अब जो भी बची हुई है आपको निकाल के देखनी है कि किस तरह से आपको संयोजकता निकालनी है। अब सबसे मेन चीज़ आती है दोस्तों कि हम सूत्र को यौगिक जो बनाते हैं वो यौगिक किस तरह से बनाते हैं। तो यौगिक बनाने की अब हमारी बात आ गई। फॉर एग्जाम्पल ए तत्व है, ए की संयोजकता m है, प्लस बी तत्व है, बी की संयोजकता n है। ठीक है दोस्तों, तो ये किस तरह से बनाएंगे, ए और बी आप ऐसे लिख देना। जो आपका यौगिक बनेगा, कोई 2 तत्व हैं, अभिकारक हैं, उनसे प्रोडक्ट किस तरह से बना, यौगिक किस तरह से बना, तत्वों से। यही हमारा मेन मकसद है कि तत्वों से यौगिक किस तरह से बनाना है। तो तत्व ये हो गया हमारे ए और बी। तो अब इस तत्व बनाने के लिए जो इनकी संयोजकता है, ए की संयोजकता तो आप लिख दो बी वाले के नीचे, ए की संयोजकता बी वाले के नीचे, और बी की संयोजकता ए वाले के नीचे लिख दो। ये आपका यौगिक बन गया। इसको आपको ध्यान में रखना है। मार्कर देखते हैं जरा, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। अब देखिए जरा, H2 प्लस O2। ठीक है दोस्तों, H2O2 ले लिया हमने, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि H2O2 ले लिया हमने। अब H की हम संयोजकता देखेंगे, तो H की संयोजकता कितनी है, 1, इसके ऊपर लिख लें। O की संयोजकता कितनी है, देखें जरा, 2 है। कितनी है, 2 है। माइनस प्लस से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं फिर कह रहा हूँ, संयोजकता की डेफिनेशन भी मैंने बता दी है कि अपनी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, लेता है या ग्रहण करता है या त्यागता है, वो उसकी इतनी संयोजकता हो जाती है। तो दोस्तों अब मैंने क्या बताया कि H और O ऐसे लिख दें। जो आपका यौगिक बनेगा H और O ऐसे लिख दें। अब जो O वाला, H वाला है, उसकी संयोजकता O वाले के नीचे, जो O वाला है उसकी संयोजकता H वाले के नीचे। तो H की संयोजकता 1 है तो O के नीचे कर दो, O की संयोजकता 2 है तो वो H के नीचे कर दो। तो इस तरह से आपका H2O बनता है। बात समझ में आ गई? मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी और आप क्या यौगिक बना पाएंगे बहुत आसानी से। अब अगर मैं बात करूँ NaCl की, NaCl, ठीक है, यानी कि सोडियम की अभिक्रिया हम Cl के साथ में अगर कराएं तो Na और Cl ऐसे लिख दो। अब इसमें क्या कि Na2 आएगा या Na3 आएगा, किस तरीके से आएगा, वो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपको बताना है। तो Na है तो Na सोडियम की क्या है, संयोजकता कितनी है, 1 है। तो इसके ऊपर लिख दो, देखो ये रहा, कितनी संयोजकता है, 1 है। ठीक है, Cl क्लोरीन की कितनी आई, इसकी भी 1 आई। ठीक है, अब क्या Na की तो लिख दो Cl के नीचे, Cl वाले की संयोजकता लिख दो Na के नीचे। अब देखिए दोस्तों, जो चीज़ें कॉमन आ जाती हैं उनको बाहर लिख लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, यानी कि सेम हो जाता है तो वहाँ से हम उनको हटा देते हैं। तो इसका प्रोडक्ट क्या बना, ये यौगिक क्या बना, NaCl बना। ठीक है, अभी इनका नामांकन कि किस तरीके से इनका नाम लिखा जाता है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात होगी आपकी NaCl की। अब बात करते हैं हम कैल्शियम की। अगर O2 में अभिक्रिया कराएं, ठीक है, अभी देखिए दोस्तों हम ये भी पढ़ेंगे कि H2 क्यों लिखा जाता है या O2 क्यों लिखा जाता है। H को H क्यों नहीं लिखते, O को O2 क्यों नहीं लिखते, जैसे Cl को Cl लिखा तो H2 को H क्यों नहीं लिख सकते, वो भी अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो Ca की O2 में क्या करनी है, हमें रिएक्शन करके क्या आना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, C और O ऐसे लिख लेंगे, लिख लिया। अब इसकी संयोजकता लिखो Ca की, Ca ये रहा आपका कैल्शियम, संयोजकता निकाल लेंगे। Ca होता है आपका 20 होता है, तो 2 पहली वाली में, फिर 8, 10, फिर 8, कितना हो गया, 2 8 8 और फिर आ गया 2। तो यानी कि इसकी जो बाह्य कक्षा है इसमें कितने आए, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Cl अगर हमें Ca ऐसे लिखें Ca, तो पहली वाली में 2 इलेक्ट्रॉन, Ca पहली वाली में 2 इलेक्ट्रॉन, उससे आगे वाली में 8 हो गए। ठीक, उससे आगे वाली में, नेक्स्ट वाली में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, उससे अगली वाली में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि इसको अपनी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो 2 को त्यागना पड़ेगा या फिर 6 को लेना पड़ेगा। तो ये क्या करेगी दोस्तों, 6 ना लेकर अपना 2 त्याग देगी। तो Ca की संयोजकता होगी आपकी 2, कितनी होगी, 2। तो इसकी संयोजकता 2 लिख दी। अब O2 की संयोजकता देखो, ऑक्सीजन की कितनी है, 2 है। प्लस माइनस मैं फिर कह रहा हूँ कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसकी भी 2 आ गई, इसकी भी 2 आ गई। तो अब क्या, O वाले की C के नीचे, C वाले की O के नीचे। अब देखो दोनों सेम आ गए तो सेम आते हैं तो इनको बाहर कॉमन ले लेते हैं, फिर इनको लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो CaO इसका क्या बन गया, ये आपका यौगिक बन गया। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक और ले लेते हैं, थोड़ा सा टफ सा ले लेते हैं। एल्यूमिनियम की हम कराते हैं O2 में, O2 के साथ रिएक्शन, तो Al ऐसे लिख लेंगे, O ऐसे, AlO ऐसे लिख लेंगे। अब देखेंगे संयोजकता Al की, Al कहाँ है दोस्तों, Al ढूंढो जल्दी। एल्यूमिनियम की, Al की O2 में के साथ,
क्या कहना, फेनिनामग अलसी अलिएरा 13 है, मिला नहीं था अब मिल गया। Al 13 है, ठीक है, Al 13 किस तरह से बनेगा, 2 बन गए, फिर 8 2 8 10 3, यानी कि ये 3 ले सकता है, या तो इसको 5 चाहिए या फिर ये 3 देगा, तो ये ले नहीं सकता, तो इसकी संयोजकता 3 आ गई। कितनी आ गई, 3 इसकी संयोजकता आ गई। कितनी आ गई, 3 संयोजकता, क्योंकि इसके आउटर सेल में 3 है तो 5 ले तो सकता नहीं, 3 दे सकता है आसानी से, 5 लेने में मुश्किल होगी। ठीक है दोस्तों, तो 3 हो गया, रो 2 की कितनी है, 2 है, तो O वाले की तो Al के नीचे, ठीक है, और Al वाले की O के नीचे, तो Al2O3 इसका क्या बन गया, ये आपका यौगिक बन के आपके सामने आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनका करते हैं हम नामांकरण। ये तो आपका क्या आ गया, आपके यौगिक बनाने आ गया, आपके किस तरह से यौगिक बनते हैं। अब देखिए सबसे मेन दिक्कत आती है कि नामांकरण किस तरह से करते हैं। तो नामांकरण करने के कुछ सूत्र हैं, अगर कहीं पे आपको O लिख जाए तो वहाँ लिखते हैं ऑक्साइड, क्या होता है वो, ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अगर Cl लिखे तो क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। और SO4 देखिए, इसकी संयोजकता 2, Cl की कितनी है दोस्तों, Cl की 1 संयोजकता, ठीक है, SO4 की 2 होती है, प्लस माइनस को छोड़ो, प्लस माइनस का, तो अगर SO4 दिखे तो उसको बोलते हैं हम सल्फेट, क्या, सल्फेट। ठीक है दोस्तों, ये तो SO4 हो गया, O2 हो गया, और क्या देख लेते हैं हम, Br आए तो आपको क्या हो जाता है, ब्रोमाइड हो जाता है, Br आ जाए तो ब्रोमाइड, आयोडाइड आ जाता है तो आयोडाइड होता है, आयोडीन आ जाए तो आयोडाइड हो जाता है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा CO3, ये होता है कार्बोनेट, कार्बोनेट। अगर ये आपको कहीं लिखा हुआ दिख जाए तो इसमें आपको यही लगाना है, आयोडाइड, ये ब्रोमाइड आयोडाइड है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपका अगर लिखा हुआ दिख जाए तो आपको यही लिखना है। अब देखिए नामांकरण के लिए बस मैंने आपको ये बताया, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, अब आएगा देखिए समझ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने H2 की अभिक्रिया O2 के साथ में कराई, H2 की अभिक्रिया किसमें, O2 के साथ में कराई, तो ये आपका H2O बना। किस तरह से बना, इसकी 1, इसका 2, ये इस वाले के नीचे लिख दिया, ये इस वाले के नीचे, तो H2O बन गया। तो पहले वाले जो यौगिक है, आपका पहले वाले जो तत्व है, इसका नाम ऐसे लिखेंगे, तो ये लिख दिया हमने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन आता है तो उसको क्या लिखते हैं हम, ऑक्साइड, तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऑक्साइड। तो पानी का क्या नाम होता है दोस्तों, हाइड्रोजन ऑक्साइड। आया को समझ में, नहीं आया, अभी आगे चलते हैं। हाइड्रोजन वाली बात होगी। अगर मैं सोडियम की रिएक्शन Cl के साथ में करा रहा हूँ तो NaCl बना, क्योंकि इसकी भी एक संयोजकता, इसकी भी एक संयोजकता, दोनों की एक एक संयोजकता है। इसका Na के नीचे 1 लिखा है, 1 लिखा है, 1 लिखो मत लिखो, फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। तो NaCl हो गया। अब मैंने क्या बताया, पहले वाले तत्व का नाम लिखेंगे सोडियम, सोडियम। क्लोरीन है तो क्लोरीन अगर आपको लिखा जाए क्या लिखेंगे उसको, क्लोराइड, क्या, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो गया। आगे चलते हैं, देखिए इस तरह से क्या आप बहुत आसानी से नाम बना सकते हैं। सल्फेट का ले लेते हैं, ठीक है, लीजिए, सोडियम की अभिक्रिया किसके साथ में करा देंगे हम, H2 की कराएंगे SO4 के साथ में, ठीक है दोस्तों। तो HSO4 ऐसे लिख देंगे। इसकी संयोजकता कितनी है, हाइड्रोजन की 1, इसकी कितनी है, SO4 की, SO4 की मैंने आपको बताया 2 है, प्लस माइनस का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो H की SO4 के नीचे लिखेंगे दोस्तों। अगर SO4 पूरा है तो ब्रैकेट के पूरे बाहर आएंगे, नहीं कि O4 के यहाँ लगा दिया, और SO4 की आप लिख देंगे हाइड्रोजन के नीचे, तो ये बन गया आपका H2SO4। क्या बन गया, H2SO4 बन गया। अब देखिए हाइड्रोजन, पहला पूरा नाम लिखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पूरा लिख दिया, ठीक है। SO4 को मैंने क्या बताया आपको, लिखेंगे सल्फेट, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट। इसका क्या नाम हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है दोस्तों। अब ऐसा होता है कि हाइड्रोजन सल्फेट इसका दूसरा नाम भी है, जिसको हम निक नेम बोलते हैं। जैसे मेरा नाम अगर किसी का नाम सत्येंद्र है तो उसको सत्तू बोल देते हैं, तो इसी तरह से क्या हाइड्रोजन सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक के नाम से भी क्या जाना जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कार्बोनेट वाली बात करें हम, कार्बोनेट की अगर हम कैल्शियम के साथ इसकी क्रिया कराएं, Ca की CO3 के साथ में अगर हम क्या रिएक्शन कराएं, तो Ca ऐसी लिख दो। ये आपको बात समझ में आ रही होगी, मैं आशा करता हूँ दोस्तों। CO3, ठीक है। अब Ca कैल्शियम की क्या है आपकी 2 है, तो संयोजकता कैल्शियम की 2, और कार्बोनेट की कितनी है, इसकी भी 2 है, कार्बोनेट की भी कितनी है 2। तो इसका नाम क्या हुआ दोस्तों, जब 2-2 होगी, दोनों की क्या होगी 2-2 होगी, इसमें से हटा दो 2-2, जब सेम आ गई तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। CaCO3, तो पहले वाले को क्या लिखते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम पूरे वाले पहले तत्व का नाम ऐसे लिखेंगे कैल्शियम, ये हो गया कार्बोनेट, क्या कैल्शियम
कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्या हम इनका नामांकन कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ में। आप क्या सभी का नाम लिख सकते हैं। और सबसे मेन बात आती है दोस्तों, एक चीज़ और आती है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को कन्फ्यूज़ करती है। क्या चीज़ कन्फ्यूज़ करती है दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम कार्बन की अभिक्रिया रिएक्शन, कार्बन की O2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो ये CO बनता है। कभी कभी ये बनता है CeO2 में करेंगे तो CO2 बनता है। तो ये कब बनता है दोस्तों, तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि अगर आपने देखा होगा, अगर एक आता है, क्या आता है, अगर एक के लिए क्या करते हैं हम केमिस्ट्री में, मोनो यूज़ करते हैं, मोनो। ठीक है, 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं, डाई यूज़ करते हैं, डाई। 3 के लिए यूज़ करते हैं हम क्या, ट्राई। 4 के लिए करते हैं टेट्रा। 5 के लिए करते हैं पेंटा। और आपको दोस्तों जब आगे हम पढ़ेंगे 12th क्लास में आगे पढ़ेंगे, जैसे हमें यूज़ होगा ऐसे ऐसे हम बता देंगे। हेक्सा पढ़ते हैं, बहुत सारे होते हैं आगे, लेकिन अभी हम कहीं काम चला लेते हैं। तो दोस्तों CO कब बनता है, जब ज़्यादा अधिकता होती है ऑक्सीजन की तो CO कम होती है तो CO बन जाता है, ज़्यादा होती है तो CO2 बन जाता है। तो CO का इसका नाम क्या हुआ दोस्तों, पहले वाले का नाम ऐसे लिख देंगे कार्बन, पहले वाले का नाम ऐसे लिया कार्बन, इसका क्या लिख दिया, ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्साइड लिखते हैं, क्या, ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन आता है तो ऑक्साइड लिख देते हैं। तो कार्बन ऑक्साइड, अगर एक क्या है इसमें, ओ कितना है, एक है, तो क्या लिखेंगे, मोनो। क्या लिखेंगे, मोनो। तो इसका नाम क्या होगा CO का, कार्बन मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें क्या आगे कार्बन लिख दिया, कार्बन ऐसे ही, और ये ऑक्सीजन को क्या लिख दिया, ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें कितने वो हैं, 2 हैं, तो 2 के लिए क्या लिखना, डाई, तो कार्बन डाई ऑक्साइड। इस तरीके से क्या कार्बन डाइऑक्साइड का नाम बन गया। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि केमिस्ट्री के शुरू होने से पहले हमें इन सब चीज़ों का पता होना जरूरी होना चाहिए कि किस तरह से किसका नामांकन होता है, किस तरह से यौगिक बनता है। और सबसे मेन बात आती है कि H2 क्यों लिखा जाता है, ये एक और चीज़ रहेगी हमारी कि H2 क्यों लिखा जाता है, O2 क्यों लिखा जाता है, N2 क्यों लिखा जाता है। तो H2 लिखने के लिए दोस्तों देखिए, H जो होता है उसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये अकेला नहीं रहता, तो ये दूसरे के साथ में क्या करता है, दूसरे के साथ में रहना चाहता है, तो इसके लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोस्तों इसके क्या हो गया, बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए H के, तो ये सिंगल नहीं रह सकता, तो इसके लिए आउटर सेल में 2 होने चाहिए। इसी तरह से आपकी O2 की कहानी है, उसको भी क्या 2 चाहिए। तो अब ये किस तरह से रिएक्शन करते हैं, इस तरीके से घूमते हैं, ये ऐसे जाएगा, ऐसे करके घूमते हैं ये, तो इस तरह से इतनी फास्ट घूमते हैं तो ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितने 2 ही इलेक्ट्रॉन है, वो अपनी कक्षा को पूर्ण समझता है। तो इस वजह से ये क्या अपनी कक्षा को पूर्ण करने के लिए H2 के रूप में रहता है, CO2 क्या O2 के रूप में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो H2 अपना सिंगल नहीं रह सकता, क्यों रहता है, क्योंकि उसको आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए वो क्या H और H 2 साथ रहते हैं, CO2 साथ रहते हैं दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों इस क्लास में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। केमिस्ट्री शुरू होने से पहले आपको ये सब बातों का पता होना चाहिए, इसी वजह से मैंने क्या करा दोस्तों, चैप्टर को बीच में रोककर पहले आपको ये सब जानकारी दी। अब आप क्या बहुत आसानी के साथ में क्या कर सकते हैं दोस्तों, केमिस्ट्री को पढ़ सकते हैं, उनका नामांकन कर सकते हैं, यौगिक बना सकते हैं, संयोजकता को किस तरह से निकालते हैं और किस तरह से यौगिक बनाते हैं, तत्वों से यौगिक बनाना बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंसली। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। धन्यवाद।